Hello, dear friends. I welcome you all to my YouTube channel and to my institute, Cosmos, an International Institute for English Literature. Uh, Today, I have come up with a very important poem, which is highly anthologized, and anthologized means which is mostly taught in almost all the universities. It is Dover Beach and written by Matthew Arnold. This poem has a very special place in Victorian literature. Before I teach you the text of the poem, I would like to talk something about Victorian age, because this poem was written in Victorian age. Victorian age, the period is 1837 to 1901. So you can understand that particular period where industrialization was touching its height in England, and urbanization was also increasing, and there were many laws which were already been passed in the parliament, but still England was passing through many different phases of development, in which there was a bad condition of economy. Economy in the sense, you should not take me very seriously for this particular word economy, because you all know that in 1857, when Indian mutiny happened in India, directly the reign of India came into the hands of Queen Victoria. So from that angle, England was a powerful country. But what I'm talking about, that Marx was also writing in the same period. Darwin also came and wrote his book Origin of Species. So England was divided in its opinion. There was a less inclination towards religion, or let me come in Hindi also so that some of my students can take interest. अब इस पोएम में राइटर ने एक बहुत सारी ऐसी इमेजेस ली हैं जो एक बार में समझ में नहीं आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, very important curiosity in the minds of my students is that what is the meaning of Dover Beach. देखिए, डॉवर एक जगह का नाम है, ठीक है, और इंग्लिश चैनल है वो, और समझ लीजिए एक समुद्र का ऐसा किनारा जहां से अगली तरफ हमें दिखता है फ्रांस. तो मैं उसका अभी आपको मैप दिखाऊंगा. अब हमें पता होना चाहिए कि मैथ्यू आर्नल्ड एक बहुत बड़े कवि हुए हैं. देखिए, विक्टोरियन एज में 3 बड़े कवि हुए हैं: रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और मैथ्यू आर्नल्ड. इन 3 को आप हमेशा याद रखिए, ठीक है. और ये पोएम जो है न्यू पोएम्स में के नाम से 1867 में पब्लिश हुई थी, लेकिन ये लिखी नहीं गई थी उस वक्त. ऐसा कहा जाता है कि ये 49 में या 1851 में लिखी गई थी, ठीक है. और ये जो मैंने डिटेल दी है कि जो टाइटल है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोर्ट ऑफ डॉवर, जो केंट नाम के एरिया में है, और उसके सामने फ्रांस का कैलेस, CALAIS नाम का एक और बीच दिखता है, ठीक है. और यहाँ पे मैथ्यू आर्नल्ड अपना हनीमून मनाने भी गए थे. इस बीच की खास बात ये है कि इस बीच में रेत की जगह यहाँ पे कंकर पत्थर है. आप कभी भी किसी बीच पे गए होंगे, जैसे मैं चेन्नई के बीच पे गया हूँ, मुंबई के बीच पर मैं शायद अभी नहीं गया. हाँ, मैं चेन्नई के बीच पे गया था. तो जो भी कोई बीच पे हम जाते हैं तो हम मोस्टली क्या देखते हैं, मैं मलेशिया भी गया हूँ तो वहां पे भी मैं बीच पर जब गया तो मोस्टली रेत होती है, हमने नोटिस किया था. लेकिन आप को मैं भी एक पिक्चर दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि एक टिपिकल एरिया है जिसमें बहुत सारे पेबल्स हैं, कंकर जो है, बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे स्टोन्स, और पेबल्स का मतलब कंकर पत्थर. वो जो समुद्र की लहरें आती हैं और चढ़ती हैं किनारे पर, और जब वो वापस समुद्र पीछे की ओर जाता है, जिसको अपन एब एंड फॉल बोलते हैं, यानी समुद्र का पानी आपको मालूम है ना, ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, उसको आप लहर भी कह सकते हो. सो उसमें जो पत्थर और कंकरों की जो आवाज आती है, उसको राइटर ने एक इमेजरी बना करके इस कविता में यूज किया, जो बहुत फेमस है, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम. लेट अस मूव अहेड एंड रीड द पोएम. पहले आप ये देखिए कि इस मैप को आप नोटिस कीजिए. इसमें आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, ये देखिए आप, ये डॉवर नजर आ रहा है आपको, ये छोटा सा चैनल है, ठीक है. इसको, तो ये लंदन है, मतलब ये पूरा इंग्लैंड है, और इसमें आप देखिए सामने फ्रांस है. तो यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो हमें फ्रांस नजर आता है.
मुश्किल से 34 किलोमीटर के आसपास है वो दूरी। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे एक तो ये बहुत टूरिस्ट प्लेस है बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन कैसे एक बीच के ऊपर आकर के राइटर को फिलोसॉफिकल थॉट्स आती हैं, you know, he is struck with philosophical thoughts by looking at the waves. And as everybody knows that he was a very serious poet, sage poet and critic की category में आते हैं Matthew Arnold. He was ever against industrialization, which I have already talked about, that in England and in Europe, complete Europe, even in America also, industrialization was on its peak. And you all know the bad effects of industrialization. Okay. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अमीर को अमीर बना रहा था, गरीब को गरीब बना रहा था, और व्हेन यू नो वी मूव टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑटोमेटिकली वी टॉक अबाउट कैपिटलाइजेशन, आवर एटीट्यूड बिकम्स मोर मनी माइंडेड। तो मनी माइंडेड जब हम हो जाते हैं तो हम मनी को इंपॉर्टेंट समझते हैं, रिश्तों को नहीं समझते इंपॉर्टेंट, हम लोग प्यार को इंपॉर्टेंट नहीं समझते, ह्यूमैनिटी को इंपॉर्टेंट नहीं समझते, और ओवरऑल ह्यूमैनिटी को हम धोखा देते हैं, आपस में भी धोखा देना हम शुरू कर देते हैं। तो उस टॉपिक पर ये पोएम बेस्ड है। तो ये मैंने आपको दिखाया, डॉवर आपको याद रहेगा। एंड स्टार्ट करते हैं। द सी इज काम टुनाइट, द टाइड इज फुल। तो एक अननोन स्पीकर को कविता कही जा रही है, एंड वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ एड्रेस। ओके, सो इट्स अ लिरिक व्हिच कैन बी संग। द राइटर हैज क्रिएटेड एन इमेजरी ऑफ सी। कह रहा है कि समुद्र में आज ज्यादा तेज तूफान सा नहीं आ रहा है, काम है वो। The tide is full, और ज्वार जो समुद्र में है वो पूरा है। Moon lies fair, और the moon has been personified here, जिसको कहा है कि भाई मून जो है आसमान में सुंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि चांदनी रात होगी, might be the full moon day, full moon night. Upon the straits, straits का मतलब होता है वो किनारे, वो एरिया जो बीच पर होता है, उसके ऊपर चांद चमक रहा है। On the French coast, the light gleams and is gone. कई बार बच्चे इस लाइन को नहीं समझ पाते हैं। आपने लाइट हाउस देखा होगा, ऑब्वियसली जहाँ पे बंदरगाहें होती हैं, पोर्ट होते हैं, बीच होते हैं मोस्टली, जहाँ पर समुद्र के जहाज आते जाते हैं। तो मैंने पोर्ट के बारे में, इस डॉवर बीच के बारे में एक और चार्ल्स डिकेंस का नॉवल हम पढ़ते हैं, द टेल ऑफ टू सिटीज, उसमें भी इसका रेफरेंस आता है। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े होटल्स, छोटे मोटे होटल्स होते हैं। तो कहने का मतलब है वहां से जहाज आते जाते हैं। तो वहां पे एक लाइट हाउस होता है, तो लाइट हाउस में हमेशा लाइट घूमती रहती है। तो वो कह रहा है कि कभी लाइट जो फ्रेंच कोस्ट के ऊपर जो लाइट हाउस है, वहां से कभी लाइट आती है, ग्लिम्स मतलब चमकती है वो, एंड इज गॉन, और कभी वो चली जाती, गायब हो जाती है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, पहाड़ की चोटियां दिखाई हैं इंग्लैंड की, वो खड़ी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो एरिया है जहां से थोड़े बहुत पहाड़ भी दिखते हैं। तो कभी कह रहा है कि ही इज जस्ट डिस्क्राइबिंग द सीनरी, but you don't underestimate this scenery. This scenery is seemingly simple, but somehow the writer has tried to convey a meaning. आप इसको romantic poem की category में नहीं लेंगे, लेकिन obviously there is an effect of nature. तो nature की बात वो कभी कर रहा है यहाँ पे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये romantic poem है, क्योंकि directly he is not concerned with nature. He's anyhow linking his problems with nature. वो कंट्रास्ट कर रहा है यहाँ पे। पहले वो अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहा है कि इंग्लैंड की जो पहाड़ की चोटियां हैं वो खड़ी हैं, ग्लिमरिंग, चमक रही है रात, चांदनी रात में, ग्लिमरिंग मतलब चमकना, एंड वास्ट, और दूर दूर तक फैली हुई है। आउट इन द ट्रैंक्विल बे, ट्रैंक्विल एक बहुत खूबसूरत शब्द है बच्चों। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, बिल्कुल पीसफुल, कोई आवाज नहीं आ रही है कहीं भी आसपास। बे मतलब खाड़ी, ठीक है। तो इन लाइंस में हम इनको एनाफोरा कहा जाता है। एनाफोरा का मतलब होता है, आपने नोटिस किया होगा कहीं पर कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। कंजंक्शन का मतलब एंड, बट, इस तरह का किसी भी डायरेक्ट लिख रहा है राइटर कॉमा लगा करके, इज नॉट लिंकिंग। इसका मतलब है जब हम एंड नहीं लगाते हैं, आप कभी अंदाजा लगाइए, जब हम सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में हैं या हम उदास हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत पीसफुल भी हो सकते हैं, हम बहुत पीसफुल होते हैं जब भी शॉर्ट में बात करते हैं। और आजकल तो फैशन है शॉर्ट में इमोजीज के थ्रू और स्पेलिंग्स को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखने का। तो ये मैंने समझाया आपको कि स्टार्टिंग पार्ट में क्या है। अच्छा, अनइक्वल लेंथ है लाइंस की, आपने नोटिस किया होगा। इट मींस वी कैन से दैट राइटर इज नॉट राइटिंग दिस पोएम इन एनी पर्टिकुलर मीटर। समझ रहे हैं आप? इसमें कभी छोटे वर्ड यूज कर रहा है, कभी बड़े वर्ड यूज कर रहा है,
ठीक है, थोड़ा बहुत एलिट्रेशन भी है, ठीक है। जैसे अगर हम थोड़ा सा इसमें देखें, फुल द टाइड इज फुल द मून लाइज फेयर, तो एल का आवाज हल्का सा आ रहा है ना। और अगर पूरा स्टैंजा पढ़े, 2 लाइन पढ़े, तो एल की आवाज 3 बार आ गई। तो ऐसे करके हम इन छोटी मोटी चीजों को अगर हम ज्यादा नहीं देखें तो ओवरऑल हमें जिस लेवल में ये पोएम पढ़ाई जाती है, मोस्टली बीए फाइनल में या एमए में, so we should pay attention to the philosophical nature of the poem, okay, instead of going to the details of these kind of small figures of speeches and all. तो इन लाइंस के बाद आगे बढ़ रहे हैं। come to the window, sweet is the night air। तो साफ पता चल रहा है कि वो जरूर उन दिनों को याद कर रहा है, या उस वक्त को याद कर रहा है जब वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे था। तो कह रहा है कि भाई तुम खिड़की पे आ जाओ। तो वो अननोन जो लिसनर है वो उसकी वाइफ है यहाँ पे। स्वीट इज द नाइट एयर, बड़ा अच्छा रात की हवा चल रही है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रिंग, केवल। अब अंदाजा लगाइए कि जब बौछार आती है लहर की, तो एक फुहार सी आती है ना। लाइन ऑफ स्प्रे का मतलब है पानी की फुहार आ रही है। वेयर द सी मीट्स, जहां पे समुद्र की लहरें मिलती हैं, मून ब्लैंच्ड लैंड। अभी कितना सुंदर फ्रेज बन गया, देखिए। फ्रेज का मतलब शब्दों का ग्रुप। मून यानी चांद की रोशनी से नहाया हुआ लैंड। तो हल्की हल्की बौछार पड़ रही है समुद्र की लहरों से, बारिश नहीं आ रही है। समुद्र की तेज लहर जब आती है तो उसकी बौछार है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, उसको राइटर ने स्प्रे कहा है। चांदनी रात है, पहाड़ चमक रहे हैं, चोटियां, दूसरी तरफ से रोशनी आ रही है, फ्रांस का जो किनारा है वहां से। फिर वो कहता है लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर, लेकिन एकदम से कविता का मूड बदल जाता है। फिर वो कहता है कि ध्यान से सुनो, ये जो लहरें हैं उसमें हमें आवाज आएगी ग्रेटिंग रोर, काटने की, दहाड़ने की आवाजें। ग्रेटिंग क्या होता है? काटना। किसी चीज को जब हम खुरदरे पीस को काटते हैं, व्हेन वी कट समथिंग रफ विद अ ब्लंट नाइफ, देन यू नो देयर कम्स अ साउंड दैट इज कॉल्ड ग्रेटिंग। लेकिन ग्रेटिंग को राइटर ने काफी ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया जब वो बोला, अतिशोक्ति कर दी उसने जब वो बोलता है कि दहाड़, मतलब बहुत तेजी से लहर कंकरों को, पत्थरों को जब हिलाती है तो उनकी एक आवाज आती है, जिसको राइटर ने रोर कहा है, किसकी? पेबल्स यानी कंकर पत्थरों की, विच द वेव्स ड्रॉ बैक, जो लहरें अपने साथ पीछे ले जाती हैं, एंड फ्लिंग, और जब आती है तो फ्लिंग मैंने उछाल देती है। तो ये आपको फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपने देखिए मून ब्लैंच्ड लैंड और समुद्र, आप देखिए एक सीन मैंने दिखाया है जिससे यू कैन इमेजिन कि राइटर ने हमें क्या क्या सीन दिखाया है। फ्लिंग के बाद की लाइन में एट देयर रिटर्न, ये जो लहरें जब वापस आती हैं, है ना, ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो केवल लहरों के आने जाने का डिस्क्रिप्शन है स्टार्टिंग पार्ट में, तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। देयर किसके लिए है? लहरों के लिए। रिटर्न, जब लहरें वापस आती हैं, अप द हाई स्ट्रैंड, ऊंचे स्ट्रैंड का मतलब किनारे के ऊपर। फिर बिगिन यानी लहरें चलने लगती हैं, एंड सीज कभी रुक जाती हैं, क्योंकि आपने कभी समुद्र की लहरों को किनारे पर आते जाते देखा होगा, तो वो एकदम से आती हैं और फिर कुछ देर के लिए रुक करके वापस से पीछे की तरफ जाने लगती हैं। तो वो मूवमेंट दिखाया राइटर ने, सीज एंड देन अगेन बिगिन, और वो फिर शुरू हो जाती है, यानी कि लहरों का चलना दिखाया विद ट्रेमुलस कैडेंस। ट्रेमुलस का मतलब एक सुरीली आवाज, कैडेंस का मतलब आवाज, सुरीली आवाज जो बहुत धीरे धीरे चलती है, स्लो एंड ब्रिंग, लेकिन वो आवाज ले आती है द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। एटर्नल का मतलब होता है शाश्वत। अच्छा, आप लोग देखिए, इस दुनिया में सबसे पुरानी चीज क्या है? यहां तक कि हमने हिमालय के बारे में भी सुना है कि वो भी अभी लेटेस्ट पहाड़ है, उससे पुराने तो अरावली के पर्वत है। इसका मतलब समुद्र बहुत पुराना है, सबसे पुराना। तो द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, और लहरों की के इस आने जाने को कवि जब देख रहा है, उन लहरों की और कंकरों पत्थरों की आवाजों को सुन रहा है, तो कह रहा है कि मुझे एक स्वर महसूस होता है उदासी का। Means this imagery has somehow, this auditory imagery, auditory mean to say whatever the writer has listened to there, or whatever he's hearing. I used the word listen to here because, you know, he's very keen in attending that sound. That's why I have used the word listen. हम hear कब बोलते हैं? जब राइटर कुछ और सुन रहा हो और कान में ये आवाजें पड़ रही हो, बट वो तो बहुत सीरियस होकर के वहां खड़ा है, और उसके दिमाग में, क्योंकि देखिए जो कवि लोग होते हैं, बहुत ही दुख की बात है कि अभी हमारे आसपास सोशल मीडिया की वजह से, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब की वजह से क्रिएटिविटी थोड़ी कम हो गई है। वरना कवि है हमारे आसपास और वो बहुत कम है। लेकिन हमेशा याद रखिए,
हम चाहेंगे, लिटरेचर के स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, सो आई नो दैट दे डिमांड समथिंग स्पेशल फ्रॉम मी एंड आई वुड लव, बिकॉज दिस पोएम इज अराउंड, अंदाजा लगा लीजिए 4951 में, 1851 में पब्लिश लिखी गई, तो अब कितने साल हो गए, 2021 चल रहा है ना, तो कम से कम 150 170 साल पहले ये कविता लिखी गई है ना। 170 सालों में इंग्लैंड में भी बहुत कुछ चेंज हो गया, और इंडिया में भी बहुत कुछ चेंज हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमें केवल कमाने और खाने के लिए छोड़ दिया है। डोंट यू फील सो दैट वी ईदर थिंक अबाउट हाउ टू अर्न, and then once the salary comes in our accounts, we start planning like how to spend it, you know, and then there are a huge market has already been erupted, market चारों तरफ क्रिएट हो गया है, हमको सिर्फ खाने, कमाने और खर्च करने की है। तो इंसान का असली मकसद क्या है? कौन ऐसे लोग हैं हमारे आसपास, कौन भाई बहन, कोई दोस्त जो कभी बैठ करके मानवता के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में सिंसेरिटी से कोई बात करता है क्या? नहीं करते। हम कपड़े लत्तों की बात करते हैं, हम कंप्यूटर की बात करते हैं, हम नए फोन की बात करते हैं, हम कहीं घूम के आए तो उस फोटो को शेयर करने की बात करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट दैट वेयर ह्यूमैनिटी इज। ओके, दिस इज द रीजन दैट दिस coming of the waves and going has created in the mind, in the heart of the poet an eternal sadness, क्योंकि ये एटर्नल है, ये हमेशा आता जाता रहेगा। यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि कवि के दिमाग में ये बात आई है कि लहरों का आना जाना, यानी इंसान का जमीन पर आना, धरती पर आना, मर जाना, मतलब चढ़ती लहर जिंदगी है, जाती लहर मौत है, और इसी तरह से जीवन चलता रहता है, और उससे राइटर के अंदर एक उदासी भरा माहौल बन गया है। अब ये मैंने आपको एक और पिक्चर दिखाई है, इसको ध्यान से देखिए, कंकर पत्थर वाला। तो बहुत रेयर होते हैं इस तरह के स्टैंड्स। अब अंदाजा लगाइए, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हो तो वो जिस तरह की आवाज सुनेगा, उस आवाज से उसको कई तरह के विचार आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई समुद्री जहाज ना टकरा जाए, इसलिए यहाँ पे कुछ लाइट हाउस टाइप का हल्का सा बना रखा है किसी गवर्नमेंट ने। पुराने जमाने में राजा लोग ऐसा किया करते थे, ताकि कुछ कुछ रोशनी जला देते थे जिससे कोई जहाज ना टकराए रात के अंधेरे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सोफोक्लीज लॉन्ग अगो, अभी नया स्टैंजा स्टार्ट हो रहा है। सोफोक्लीज के बारे में आप ध्यान से सुनिए। ग्रीक लिटरेचर यानी यूनानी लिटरेचर, जो आज से लगभग 2000 साल, 2500 साल पहले लिखा गया था, ग्रीक कल्चर में, यूनान में, ग्रीस में, वहां पे बहुत बड़े एक ट्रेजेडी राइटर हुए हैं जिनसे इंग्लैंड के सारे बड़े बड़े जो ड्रामेटिस्ट हैं वो इंस्पायर हुए थे। उसका नाम था सोफोक्लीज। अब सोफोक्लीज के प्लेज में ह्यूमन ट्रेजेडीज को दिखाया, तो राइटर ने कहा है कि सोफोक्लीज ने बहुत समय पहले, लॉन्ग अगो, लंबे समय पहले क्या किया था? हर्ड इट, सुना था, इट मैंने इस साउंड को, ऑन द एजियन। एजियन का मतलब है यूनान के लिए एक विशेषण है, ये एक एडजेक्टिव है कि एजियन का मतलब है यूनान के, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, यूनान के यानी ग्रीस देश के, है ना, किनारों के ऊपर, समुद्र के किनारों पर इसी आवाज को सुना। एंड इट ब्रॉट, और ये आवाज ले आई, ब्रॉट मतलब ले आई, इनटू हिज माइंड, उसके दिमाग में, द टर्बिड, टर्बिड मतलब गंदा, धुंधला, जिसमें मटमैला, कीचड़ मिला होता है, टर्बिड। एब एंड फ्लो, एब एंड फ्लो मतलब ज्वार भाटा, पानी का चढ़ना और उतरना। ऑफ ह्यूमन मिजरी, कि इंसान के जीवन में हमेशा, मिजरी मतलब दयनीयता, दुख, तकलीफें आती जाती रहती है। इंसान का जो जीवन है, अभी तो कोरोना चल रहा है, तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई मोहल्ला मुझे ऐसा बता दो जिसमें डेथ ना हुई हो, है ना। तो इसका क्या मतलब है? ह्यूमन जो है, कितने बच्चे ऑर्फन्स हो गए, अनाथ हो गए, पूरे वर्ल्ड में आप देखिए कितनी मिजरी है। ये जरूरी नहीं है कि ये केवल एक हिस्सा है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो कोई भूकंप आ जाएगा, कभी कोई चोरी चकारी हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी देखिए इंसान का जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। ऐसा सोफोक्लीज ने अपने ड्रामाज में, ग्रीक ड्रामाज में दिखाया, और उसने इन उतार चढ़ावों को दिखाया। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड, और इस आवाज में हमें एक विचार भी नजर आता है, कहता हमें कुछ विचार भी सुनाई देता है। क्या? हियरिंग इट, जब हम इसको सुनते हैं, इस इट मतलब इस आवाज को, बाय दिस, बाय मतलब किनारे पर, बगल में, बाय का मतलब के द्वारा नहीं है यहाँ पे, बाय मतलब बगल में, बिसाइड दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, इस नॉर्थ एरिया में जहां पर ये समुद्र का इलाका है, किनारा है, वहां दूर दराज में जब हम आज सुनते हैं। सो इस एक स्टैंजा में आपने नोटिस किया है, द राइटर हैज लिंक्ड you know a time period of around 2000 years, that there is a contrast of past and present. He says that a human condition has
नॉट येट चेंज्ड। मानव की जो कंडीशन है वो अभी तक बदली नहीं है, दुख तकलीफ अभी भी एज इट इज है। फिर राइटर कंट्रास्ट करता है, आगे कहता है, वो पुरानी बात को याद करता है, कहता है कि द सी ऑफ फेथ, अब ये मेटाफर है, विश्वास का समुद्र। अंदाजा लगाइए इसका क्या मतलब है। राइटर कहना चाहता है कि एक जमाना था, वॉज वंस टू एट फुल, इंसान इंसान पर खूब यकीन करता था पुराने जमाने में, है ना। तो ऐसा था जैसे कि समुद्र फैला हुआ विश्वास का, एंड राउंड अर्थ शोर, और राउंड मतलब चारों तरफ, धरती के किनारों पर ले ऐसे पड़ा हुआ था ये भरा हुआ समुद्र। लाइक अब यहाँ पे सिमिली आ गई, राइटर तुलना कर रहा है कि जो चारों तरफ धरती पर पानी था, समुद्र भरा हुआ था, और वो ऐसा दिखता था जैसे द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फोल्ड। यहाँ पे आपने देखा है आर का और एल साउंड का एलिट्रेशन है। कवि कह रहा है कि जैसे किसी ने ब्राइट मतलब चमकीली, गर्डल मतलब बेल्ट, फोल्ड मतलब लपेट रखी है। अर्थात अंदाजा लगाइए एक समुद्र है, दूर से चमक रहा है, तो राइटर ने उसको ऐसा मान लिया जैसे धरती तो एक औरत है या आदमी है, और उसने एक ब्राइट कलर की बेल्ट पहन रखी है, और वो बेल्ट किसकी है, सी ऑफ फेथ। अब इसका मतलब समझिए कि पहले राइटर कह रहा है कि बहुत विश्वास हुआ करता था, बट नाउ, बट कहकर वो कंट्रास्ट कर रहा है, नाउ आई ओनली हियर, अब मैं क्या सुनता हूं, केवल सुनाई देता है, इट्स मेलंकली, मेलंकली मतलब उदासी भरा, सैड, लॉन्ग, लंबे समय तक, विथड्रॉइंग रोर, पीछे जाता हुआ पानी का। क्योंकि देखिए, अगर अंदाजा लगाइए तालाब है और उसमें पानी सूख गया, काफी कम पानी है, और 1 मिनट के लिए मान लो तेज हवा से कोई लहर आई, तो वो लहर थोड़ी सी दूर चलेगी, फिर लंबे समय की दूरी तय करके वापस वो पानी में मिलेगी ना। तो विड्रॉइंग रोर का मतलब है, लेकिन पहले तो था बहुत भरा हुआ समुद्र, अब ये कहना चाह रहा है कि समुद्र में पानी कम हो गया। सो समहाउ द राइटर हैज लिंक्ड वाटर विथ फेथ। ठीक है, विड्रॉइंग मतलब पीछे जाता, रोर मतलब आवाज, दहाड़ना। रिट्रीटिंग, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे की ओर जाना। पानी अब पीछे की ओर जा रहा है, भरा हुआ नहीं है, आगे की ओर नहीं जा रहा है, टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड। और नाइट विंड को राइटर ने रात की हवा का पर्सोनिफिकेशन कर दिया, क्योंकि उसको उसकी सांस का है। अब रात को हवाएं चल रही हैं डाउन द वास्ट एजेस, दूर नीचे तक, वास्ट एजेस, किनारे जो नीचे तक चले गए समुद्र में। ड्रियर मैंने डरावना, डरावनी आवाजें आ रही हैं। एंड नेकेड मतलब नंगे, जिनको किसी ने कवर नहीं कर रखा है। कौन, शिंगल्स, अर्थात ऑफ द वर्ल्ड। शिंगल्स का मतलब भी मैं यहाँ पे लूंगा इससे, क्या कहते हैं आपका, कंकर पत्थर। तो राइटर ये कहना क्या चाह रहा है, वैसे वो उसने वर्ल्ड को, धरती को एक आदमी या औरत माना है, और वो कह रहा है कि यहाँ पे अब सब कुछ उघड़ गया है, नंगा हो गया है, कपड़े नहीं है, या ऐसे मान लो राइटर कहना चाह रहा है कि अब कंकर पत्थर दिख रहे हैं, पानी से ढके हुए नहीं है। सो वो जो एक डरावनापना नजर आ रहा है पानी के बिना। तो आप इस लाइन को आप समझ गए होंगे, पूरे स्टैंजा को राइटर क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि अब दुनिया में फेथ नहीं रहा, एंड फेथ हैज बीन कंपेयर्ड विथ सी, वाटर। ठीक है, कंट्रास्ट समझ में आ गया। आह लव लेट अस बी ट्रू, और वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि हम एक दूसरे के लिए सच्चे रहें, टू वन अनदर। अब लेकिन अगर वो केवल पत्नी से बात करता तो ईच अदर लिखता, क्योंकि दो लोग आपस में ईच अदर लिखते हैं। वन अनदर का मतलब राइटर ने पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दिया है। इस टोन को बोलते हैं डाइडेक्टिक टोन, DIDATIC। डाइडेक्टिक का मतलब होता है जैसे कोई राइटर हमें उपदेश दे रहा हो, प्रवचन दे रहा हो, कहता है कि टू वन अनदर, हम लोग सच्चे रहें। फॉर का मतलब है यहाँ पे बिकॉज, क्योंकि, द वर्ल्ड, क्योंकि जो संसार है, विच सीम्स टू लाई बिफोर अस, जो हमारे सामने प्रतीत होता है, सीम मतलब प्रतीत होता है कि हमारे सामने पड़ा हुआ है, बिफोर अस, बिफोर मतलब सामने, अस हमारे, लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, ऐसे लगता है जैसे कि ये सपनों का संसार है। यहाँ पे सिमिली है, सपनों का संसार मतलब खूबसूरत लगता है, बहुत सुंदर। सो वेरियस मतलब विभिन्नता लिए हुए, सो ब्यूटीफुल खूबसूरत, सो न्यू बहुत नया, हैथ मतलब हैज, रियली नीदर जॉय, लेकिन वास्तव में इस संसार में ना तो कोई खुशी है, नॉर लव, ना ही कोई प्यार है, नॉर लाइट, ना ही कोई हमारी आशा है, लाइट का मतलब यहाँ पे आशा से है, नॉर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब होता है कोई निश्चिंता नहीं है। अब आप देख लीजिए, अगर लोगों में विश्वास नहीं है तो निश्चिंता नहीं होती ना, लोग बात के धनी नहीं है। एक जमाना था जब दुनिया में कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब वचन निभाते थे लोग। पुरानी फिल्मों में भी हम देखते हैं कि वचन के लिए जान दे दी जाती। एक सीन तो मैं समझा दूं आपको कि पुरानी अभी 70s की फिल्मों में हीरोइन से अगर विलेन शादी कर ले मान लो,
तो फिर वो हमेशा ये कहती कि नहीं अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो मैं इसके साथ ही रहूंगी, इसने मेरी मांग भर दी। अभी अभी मतलब कि इतना सर्टिट्यूड, इतना अ, किसी चीज को लेकर के मान्यता मिलना, अपने टीचर को टीचर मानना, अपने गांव को गांव मानना, अपने घर को घर मानना। बट अब धीरे धीरे मनी माइंडेड जब हम हो जाते हैं तो हम किसी चीज में हमें जॉय नजर नहीं आता है। अब आप कहोगे जॉय कैसे नजर नहीं आता है, तो हम जॉय के लिए भटकते रहते हैं आजकल। हमें कभी एक चीज में आनंद आता है, थोड़ी देर बाद आप देखिए आज के बच्चों के मुंह से निकलता है हम बोर हो रहे हैं। ठीक है, असली लव कहाँ है बताइए? है ही नहीं लव। थोड़ी थोड़ी देर देर में ब्रेकअप होता है ना, ग्रुप से लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, छोटी सी बात पे हम नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से। कोई हमें आशा नहीं है, सर्टिट्यूड नहीं है, निश्चितता नहीं है क्या होगा आगे। निश्चितता कहाँ होती है? जहां लोगों की बातों पे यकीन होता है कि भाई किसी की बात पे यकीन है तो हम 50 साल बाद भी उसको याद दिला सकते हैं कि ऐसा कहा था और वो आपकी बात को पूरा करे। नॉर पीस, और जब ये सब चीजें नहीं होती तो हमें शांति भी नहीं मिलती है। नॉर हेल्प फॉर पेन, और हमें दुख में कोई मदद नहीं है। एंड वी आर हियर। और राइटर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सिमिली, सॉरी एक इमेजरी दी है बच्चों, जो कहते हैं कि उसने एक पुरानी एक फाइट हुई थी कहीं, जिसमें ऐसा हुआ था कि वो फाइट रात को लड़ी गई थी, और रात को लड़ने की वजह से जो सैनिक लड़ रहे थे वो दुश्मनों को मारने के बजाय अपने ही लोगों को अपने ही सैनिकों को मार बैठे बहुत सारे। तो ये राइटर ने एक इमेज ली है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि और वो इस जो सिचुएशन है उसको लास्ट 3 लाइन से उसने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि वी आर हियर, हम इस धरती पर ऐसे हैं, एज जैसे ऑन अ डार्कलिंग प्लेन। प्लेन मतलब युद्ध का मैदान। संसार को उसने युद्ध का मैदान कह दिया है। डार्कलिंग मतलब जहां पे अंधेरा है। स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स, जहां पे फैली हुई है, स्वेप्ट का मतलब फैली हुई है, कंफ्यूज्ड अलार्म्स, अलार्म्स मतलब लोग चौकन्ने हो रखे। देखिए हम सगे पड़ोसी पर भी आजकल यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ना खुद पे यकीन है ना दूसरों पे यकीन है। धीरे धीरे मनी माइंडेड होने की वजह से सब लोग कंफ्यूज रहने लगे। ठीक है, ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, हम स्ट्रगल करते रहते हैं हर तरह की, और हम भागते हैं, कभी अपने गांव से, कभी शहर से, कभी किसी सिचुएशन से, कभी किसी मित्रता से, परिवार से, रिश्तेदारी से, क्योंकि हमें ऊपर वाली जितनी भी चीजें राइटर ने बताई है वो सबकी कमी आ गई है। कहता है हम भागते रहते हैं। वेयर, और फिर वो राइटर बता रहा है कि हम ऐसे डार्कलिंग प्लेन में हैं जहां इग्नोरेंट आर्मीज, अनजान सेनाएं, क्लैश बाय नाइट, लड़ रही हैं रात के वक्त। और रात के वक्त लड़ रही हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस phrase. It means we are harming our own people. Don't you think Vasudhaiv Kutumbakam, the whole world is my family? Because everywhere there is humanity. Okay, language might be different, place can be different, food can be different, dress can be different, but ultimately our emotions are the same. We all cry when somebody dies. तो आपको नहीं लगता कि अच्छा, ये कविता मैंने कहा ना बहुत फेमस कविता की कैटेगरी में आती है, ये दुनिया के सभी बच्चों को इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स में पढ़ाई जाती है। मैंने अपना लेक्चर दे दिया है, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, मैंने बाइलिंगुअल होकर के इसको समझाया ताकि आप इसकी ब्यूटी को समझ सकें इस कविता की। ठीक है, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट से ज्यादा इसका फिलोसॉफिकल कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और जो भी बच्चे इस पोएम को बड़ी क्लासेस वाले सुनेंगे, जैसे मान लो नेट वाले बच्चे हैं या एमए वाले बच्चे हैं, तो या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं या आईएएस वाले स्टूडेंट्स हैं, आप समझिएगा इसमें से कहीं से भी कुछ लाइंस आप कोट कर सकते हो, या आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकती है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए भी आ सकती है। ये सारी बातें बहुत सुंदर तरीके से राइटर ने रखी है, और ऐसे कहा जाता है कि एक सीरियस आदमी ही इस तरह की बात संसार के बारे में कह सकता है। कोई भी आदमी इस समाज को लेकर के चिंतित कब होगा? जब वो खुद फेथ रखता होगा, जिसको खुद को इस तरह का सोसाइटी और कल्चर के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको वो महसूस कर पाता होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेरी हो तो आप यूट्यूब पे लिखें उसको, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। थैंक यू।